ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम याद करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसकी पूरी जिंदगी इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। एक इंजीनियरिंग का छात्र बेल्जियम की धरती से सन्यासी बनकर भारत आता है और भारत को अपनी कर्म भूमि बनाता है, जन्मभूमि को छोड़कर, और यहाँ पर अपनत्व लुटाता है, स्नेह की बारिश करता है, आशीष की बौछार कर देता है और एक दिन मानवीय करुणा का प्रतिरूप बन जाता है और मानवीय करुणा की ऐसी चमक बिखेरता है कि आज भी दिलों को प्रकाशित करती है। जी हाँ, हम बात किसकी कर रहे हैं? फादर कामिल बुल्के की। यह एक संस्मरण है। संस्मरण का नाम क्या है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। दरअसल संस्मरण किसे कहते हैं? जब कोई भी लेखक अपने पुरानी खट्टी मीठी यादों को, कड़वी तीखी यादों को जब साहित्य के रूप में लिखता है तो वही संस्मरण कहलाता है। पाठ को शुरू करने से पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो इनके लेखक हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक चर्चित साहित्यकार रहे हैं, कवि और लेखक दोनों रहे हैं। इनका जन्म सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। ये एक अध्यापक थे और इसके बाद इन्होंने आकाशवाणी में भी इन्होंने अपनी सेवा दी थी। सहायक प्रोड्यूसर के रूप में दिनमान और पराग जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था और विशेष रूप से जो चर्चित हुई इनकी कविताओं का संकलन, जो इनकी पुस्तकें थी, उसका मैं नाम बता देता हूं। कुवानो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी चर्चित पुस्तकें हैं जो कविताओं का संग्रह है। इनका एक लिखा उपन्यास काफी चर्चित हुआ था, पागल कुत्तों का मसीहा। और भी बहुत सी साहित्य की इन्होंने रचना की, इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। फादर कामिल बुल्के से लेखक का बहुत ही घनिष्ठ और अंतरंग संबंध रहा। 35 वर्ष तक लेखक फादर बुल्के के साथ में रहे, जिनका पूरा नाम कामिल बुल्के था, और उन्हीं की यादों को ये लेखक लेखनी में अपनी उतारते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि क्या क्या लिखते हैं। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से भारत आए और भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। बेल्जियम में रेंस चैपल एक शहर है जो पादरियों का, गिरजाघरों का और संतों का शहर कहा जाता है। वहां से वो चलकर और भारत में आए, भारत को अपनी कर्म भूमि बनाए। जन्मभूमि इनकी कहां पर है? बेल्जियम, लेकिन कर्म भूमि कहां हो गई? भारत। भारत में जब ये आए तो यहाँ पर धर्माचार की पढ़ाई किए, सन्यासी बन गए थे और ये यहाँ पर धर्माचार की पढ़ाई किए 12 बरस तक। इसके बाद ये कोलकाता से बीए किए, एमए की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद से की और प्रयाग विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अपना शोध ग्रंथ तैयार किया, अर्थात रिसर्च पेपर तैयार किया, और उसका विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। उन्होंने अपने शोध का विषय भी ऐसा चुना, राम कथा को, जो राम कथा भारत के कण-कण में बसता है, लोगों की आस्थाओं में और विश्वासों में, लोगों के जन जन में यह बसता है। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति में प्रवेश करने का उन्होंने एक रास्ता अख्तियार कर ही लिया था। वे बड़े ही सहज स्वभाव के थे। वे अपने परिवार को छोड़कर भारत चले आए। उनके परिवार में कौन कौन था? उनके परिवार में उनकी माता थी, उनके 2 भाई थे, पिता भी थे,
पिताजी व्यवसायी थे। 2 भाइयों में से एक भाई पादरी बन गया था, सन्यासी बन गया था, एक भाई कोई व्यवसाय करता था और इनकी एक बहन थी जो काफी जिद्दी स्वभाव की थी। यही वजह है कि उनकी शादी के बारे में ये चिंतित रहा करते थे। बड़ी देर से इनकी बहन की शादी हुई। माताजी का पत्र इनका बराबर आया करता था। अपने माँ से बहुत प्रेम करते थे। अपने जन्मभूमि और अपनी माता की यादों में खोए हुए अक्सर पाए जाते थे। और जब इनकी माताजी का पत्र इनके पास आता था तो एक उस समय के बहुत बड़े विद्वान हिंदी के हुआ करते थे, डॉक्टर रघुवंश, जो फादर कामिल बुल्के के बहुत अच्छे और घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। उन्हीं को दिखाते थे और पढ़ाते थे। वे परिमल जैसी संस्था से भी जुड़े थे। परिमल क्या है? परिमल उस समय लेखकों और साहित्यकारों का एक संघ था, एसोसिएशन था, जिसमें उस समय के बड़े बड़े साहित्यकार और लेखक जुड़े हुए थे। सबका आपसी जो है पारिवारिक संबंध था। और उसमें सबसे बड़े और सबसे बुजुर्ग, सबसे अधिक प्रेमी और स्वजन जिनको माना जाता था वो थे फादर कामिल बुल्के। उसी तरह से जुड़े हुए थे, जहां पर वहां उस संस्था में जो कवि और लेखक लोग थे अपनी रचनाएं पढ़कर सुनाते थे, उस पर चर्चा करते थे और फादर कामिल बुल्के उस पर अपनी बेबाक राय दिया करते थे। कहाँ किस रचना में कौन सी कमी है, क्या होना चाहिए, क्या अच्छा पॉइंट है उसका, ये सब बताया करते थे। इलाहाबाद से चलकर वे रांची आ गए। रांची में सेंट जेवियर कॉलेज में उन्होंने नौकरी की। वहां पर हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। आश्चर्य की बात है ना, बेल्जियम से आकर एक सन्यासी और भारत में यहाँ की भाषा का अध्यक्ष बन जाता है किसी कॉलेज में आकर। और इसके बाद उन्होंने यहीं पर रहकर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी की रचना की। इसके बाद उन्होंने बाइबिल का हिंदी में रूपांतरण किया, अनुवाद किया बाइबिल का हिंदी में। एक उपन्यास बर्ड ब्लू नाम से था, उसका भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा नील पंछी। इसके साथ ही हिंदी के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किया। वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, हिंदी का सभी लोग सम्मान करें। जिस मंच पर जाते थे उस मंच पर वे यही पुकारते थे कि हिंदी वाले ही हिंदी के शत्रु हैं, हिंदी वाले ही हिंदी के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं। यह तकलीफ, यह दर्द उनका देखा जा सकता था। लेखक से संपर्क टूटा नहीं था फादर बुल्के का। समय समय पर फादर बुल्के उनसे मिला करते थे, क्योंकि लेखक अब दिल्ली में नहीं, इलाहाबाद में नहीं, अब दिल्ली में चला गया था और दिल्ली में रह रहा था। वहां भी फादर बुल्के पहुंचते थे और लेखक से मिला करते थे। और जब भी जाते थे, समय मिले या न मिले, 2 मिनट के लिए ही जरूर उनसे मिल लेते थे लेखक से। और एक बार पटना हो गए, पटना से बीमार पड़े, दिल्ली आए। दिल्ली में फादर बुल्के का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उनको कब्र में दफनाया गया दिल्ली में ही, जहां पर हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हुए। हजारों लोगों के बीच में जब यह कहा गया कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और धरती से अनेक इनके जैसे रत्न पैदा हों, तो यह बड़ी बात है। क्योंकि जो सन्यासी अपने परिवार को छोड़कर भारत में आया, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे अंतिम शव यात्रा पर इतने लोग शामिल होंगे, जहां पर अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग संप्रदायों के लोग थे। वहां पर उनके लिए रोने वालों की कमी नहीं थी, सबकी आंखें नम थी। अब क्यों नम थी, क्यों लोग उनको अपना मान रहे थे, इसकी भी चर्चा लेखक ने किया है। क्योंकि लेखक याद करता है, शुरुआत यहीं से लेखक करता है निबंध की, कि लेखक फादर बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद क्या होता है? जहरबाद एक फोड़ा होता है जो बहुत ही जहरीला होता है, जिसका इलाज बहुत ही कठिन है। उसी जहरबाद से
अपने उम्र के अंतिम समय में जाकर बुढ़ापे में उनकी मृत्यु हो गई। तब लेखक पूछता है कि जिसके नसों में और जिसकी रगों में दूसरों के लिए ममत्व है, प्रेम है, अमृत है, मिठास है, उसके लिए यह जहर का विधान क्यों, और यह दर्द और तकलीफ की परीक्षा उम्र की आखिरी घड़ी में वह क्यों दे, और किस ईश्वर से इस प्रश्न को पूछा जाए। आज फादर लेखक के सामने नहीं है, लेकिन लेखक याद करता है उन्हें। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि फादर का अभाव जबकि वो नहीं है, तो इसलिए वह अभाव लेखक को उदास कर देता है। तो उनकी यादें, उनकी स्मृतियां लेखक को शांति प्रदान करती हैं। इसीलिए उसने कहा कि फादर को याद करना एक उदास और शांत संगीत सुनने जैसा है। एक प्रश्न और उठता है, फादर बुल्के की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी लगती थी, ऐसा क्यों है? इसका वजह है फादर हर अवसर पर लेखक के पास मौजूद रहते थे। लेखक के घर में चाहे घरेलू उत्सव हो, संस्कार हो, हर समय वे फादर बड़े भाई की तरह और पुरोहित की तरह उनके घर पर जाते, उन्हें आशीर्वाद देते। ऐसा लगता था कि हर विपत्ति में, हर दुख में वे लेखक के साथ हैं, हर सुख में, हर उत्सव में उनके साथ थे। दुख और विपत्ति में तो वे सांत्वना देते थे। इसलिए फादर बुल्के की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी लगती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। देवदार एक बड़ा सा वृक्ष होता है, पेड़ होता है, जिसकी बहुत घनी छाया होती है। कड़ी से कड़ी धूप में भी वहां पर शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। तो लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, क्योंकि फादर के मन में संपूर्ण मानवता के प्रति करुणा, प्रेम का भाव था। उनके चेहरे पर बिखरी यह करुणा एक अलौकिक आभा लिए हुए थी, जो कहीं और मिलना दुर्लभ थी। एक जगह लेखक ने लिखा है फादर बुल्के के बारे में कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। ऐसा क्यों लिखा? तो फादर सभी पर अपनी निर्मल करुणा उड़ेल कर रख देते थे और दूसरों में भी वैसे ही भाव जगा देते थे। फादर बुल्के अपने व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार आदि सभी से भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। इसीलिए वे सबके सुख में, दुख में शामिल रहते थे। उनके दर्शन से ही लेखक को ऐसा अनुभव होता था जैसे वह उनकी करुणा के निर्मल जल में सराबोर हो गया हो, उसमें स्नान कर निर्मल हो गया हो, पूरी तरह से पवित्र हो गया हो। एक जगह लेखक ने फादर बुल्के के संबंध में लिखा है कि वे संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। क्यों? दरअसल परंपरागत रूप से हम सन्यासी के बारे में यही जानते हैं कि सन्यासी सांसारिक बंधनों से, मोह माया से दूर रहने वाला होता है। वह हमेशा ईश्वर में लीन रहता है, यह सांसारिक मोह माया और बंधनों से दूर होकर। लेकिन फादर बुल्के इससे बिल्कुल अलग थे। वे संसार में रहकर भी सन्यासी थे। वे संबंध बनाते थे और हर स्थिति में उसका निर्वाह भी करते थे, उस रिश्ते को निभाते भी थे। जब भी दिल्ली आते तो थोड़ी देर के लिए ही सही लेखक से अवश्य मिलते थे। फादर ने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। उनका भारतीय संस्कारों में खो जाना उनके प्रेम को दर्शाता है। उनका भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज देश के युवकों में विदेश के प्रति मोह बढ़ रहा है। रहन सहन, सोच विचार में विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं आज के युवक। ऐसी दशा में एक विदेशी होते हुए भी भारत को कर्म भूमि बनाना प्रेरणा का स्रोत ही हो सकता है।